किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि उसको कुछ बेसिक राइट्स आपके मिले, और ये बेसिक राइट्स ऐसे हों कि इनको किसी भी टाइप से वायलेट ना किया जा सके। बेसिक राइट इसलिए भी जरूरी है कि इंसान अपनी जीवन इज्जत और स्वाभिमान के साथ आपका जी सके, डिसेंसी के साथ आपका जी सके। इसके साथ साथ जो रिसोर्सेस कंट्री उसको प्रोवाइड करता है उसमें उसको इक्वल पार्ट आपका मिल सके। हेलो बच्चों, मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द विनिंग एज में। ये बिल्कुल जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये मोटो है कि किसी इंसान को फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए जाए, किसी भी इंसान को फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता क्यों है, आपको फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता क्यों है, ताकि आप अपना जीवन अपॉर्चुनिटी, डिसेंसी और रिस्पेक्ट के साथ आपका जी सके। और यही जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइन आपका किया गया, तो यही इन फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइन करने का मेन क्या था, आपका रीजन था। अगर हम फंडामेंटल राइट के इतिहास के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए थे। अगर हम डेमोक्रेसी की हम बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम इनिशियली बात करें, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो इंग्लैंड के राजा थे जॉन, उनके द्वारा 1215 में अपनी जनता को दिए गए थे, जो एक सिविक राइट्स का आपका एग्जाम्पल था। हालांकि वो इतने थरो नहीं होंगे, वो इतने ज्यादा यूनिवर्सल नहीं होंगे जितने आजकल के फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, तो एक राजा जॉन हुए आपके इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी जनता को सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स आपके दिए थे। अगर हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले यूएस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया था। और भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये वहीं से हमने लिए हैं, इनका जो आइडिया है हमने वहीं से आपका लिया है। हो सकता है इसमें कुछ चीजें देसी आपको मिले, कुछ चीजें आपकी ऐसी हो जिनकी भारत में जरूरत हो, या बिल्कुल यूएस के जो स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, बट जो द वेरी थॉट, द वेरी आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। तो फंडामेंटल राइट क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके शामिल किए गए ऐसे राइट्स हैं जो किसी भी इंसान को किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनका जो मेन आइडिया क्या है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बाय सेफगार्डिंग द फ्रीडम्स एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी का आइडिया है उसको सेफगार्ड करना। कैसे सेफगार्ड करना? बाय सेफगार्डिंग द फ्रीडम एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। जो लोग हैं उनके फ्रीडम और लिबर्टीज को सेफगार्ड करके क्या करना, आपके हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको सेफगार्ड आपका करना। अब इसके अलावा अगर हम देखें, तो ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन आपका एक फंडामेंटल राइट अब हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब उसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है। अब तो 6 जो आपके फंडामेंटल राइट हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का मतलब है सभी के साथ समानता। उसका राइट टू फ्रीडम, उसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है बच्चों, आर्टिकल 32 इस बारे में बात करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो आप क्या करोगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक डिफरेंट क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स तो हमको दिए ही, साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल से, और सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी। जैसे मैंने कहा कि 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहला पार्ट है आपका राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आपके 14 से लेके 18 तक आर्टिकल आते हैं, 5 आर्टिकल आपके आते हैं। पहला आर्टिकल क्या बोलता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 इस बारे में बात करता है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, यानी कि जो स्टेट है वो एक जैसा कानून बनाएगा और सभी लोगों पर वो कानून एक जैसा ही लागू होगा, चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सभी के लिए लॉ क्या है? एक समान है। यानी कि कानून के नजर में सभी लोग क्या है बच्चों? एक समान है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि भारत देश में इनमें से किसी भी ग्राउंड में, इनमें से कौन सा ग्राउंड बच्चों? रिलीजन,
कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रेस के आधार पर आप किसी भी इंसान के साथ कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसी में ही आर्टिकल 15(4), 15(5) आपके हैं जो बात करते हैं किसके लिए, जो आपकी रिजर्व क्लासेस हैं, एसटी, एससी, उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात आपकी करते हैं। इसके साथ साथ इसी आर्टिकल में जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है उसको भी क्या माना गया है, एक अपराध आपका माना गया है। आर्टिकल 16 क्या बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में इन आधार पर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस के आधार पर क्या नहीं करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 17 बात करता है कि भाई अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस पूरी तरह क्या है, आपके दंडनीय है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, दंड दिया जाएगा अगर आप अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की प्रैक्टिस करते हैं। इसके तहत काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे किसी भी आपके इस तरह की जातिगत भावनाओं को फैलाना, जातिवाद को फैलाना, किसी इंसान को जाति सूचक शब्द कहना, किसी इंसान को उसके कास्ट के बेसिस पर किसी जगह पे जाने से रोकना, जैसे पानी भरने से रोकना, नहरों पे जाने से रोकना, सड़कों पे जाने से रोकना, मेले त्योहारों आदि में पार्टिसिपेट करने से रोकना, ये सारे के सारे क्या आती है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी कहलाती है। किसी भी इंसान के साथ इस बात को लेकर इस वजह से व्यापार नहीं करना कि वो लो कास्ट का है और ऐसा उसको बोलकर बताना कि नहीं भाई हम तेरे साथ व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि तुम लो क्लास के हो, ये भी क्या है, आपका अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है। किसी भी इंसान को उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर मंदिर में जाने से रोकना भी क्या है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस मानी जाती है। आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यानी कि राज्य, मिलिट्री और आपके एकेडमी के अलावा और कोई भी टाइटल आपका नहीं देगा। यदि आपने कोई दूसरे देश से टाइटल लेना है तो ऐसा टाइटल भी आप भारत के राष्ट्रपति से पूछकर लेंगे। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में काम करता है और उसके देश की गवर्नमेंट उसको कोई टाइटल देना चाहती है तो ऐसा टाइटल भी वो भारत के राष्ट्रपति से पूछकर ही लेगा। यानी कि भारत की सरकार मिलिट्री और शिक्षा के अलावा और कोई भी उपाधि नहीं देगी। ये जो आर्टिकल है किसकी बात करता है बच्चों, सामाजिक समानता की बात करता है, इक्वालिटी इन सोसाइटी की बात करता है कि समाज में क्या रहेगी, समानता। अगर किसी के पास स्पेसिफिक टाइटल है तो वो अपने आप को समाज से ऊपर समझ सकता है। तो इस वजह से क्या है, आपका टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है ताकि कोई भी समाज में अपने आप को ऊपर ना समझे सिर्फ एक टाइटल की वजह से। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, आर्टिकल 19 अगर आप देखें तो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम की बात आपकी की गई है। आर्टिकल 19 के तहत कौन कौन से राइट्स आते हैं फ्रीडम के, उनकी बात अगर हम कर ले तो 6 राइट्स आपके आते हैं फ्रीडम के। अगेन इसमें 7 राइट थे, 7वां राइट आपका प्रॉपर्टी का फ्रीडम आपका हुआ करता था, लेकिन हम देखें कि उसको हटा दिया गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जो 6 राइट हैं उसके बारे में हम बात कर लें। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्पीच का मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, युक्ति युक्त प्रबंध आपका लगाया गया है। आप कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, यूनिटी, इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी क्या होती होगी, आपकी हर्ट होती हो। आप कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर क्या होता हो, खराब होता हो। उसके बाद असेंबली, आपको पीसफुली असेंबली करने का क्या है, आपका अधिकार है, राइट है, फ्रीडम है। उसके बाद है एसोसिएशन, आप कोई भी संगठन बना सकते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, इसका भी आपको अधिकार है। हाँ, ऐसा कोई संगठन, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन गैर कानूनी काम के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, ऐसी जगहों को छोड़कर जो सिक्योरिटी की दशा से, इंडिया की सॉवरेनिटी की दशा से क्या है, आपका सेंसिटिव है। जैसे आप बॉर्डर एरियाज में घूमने के लिए, फ्रीली घूमने के लिए नहीं जा सकते, आपको वहां पर परमिट्स लेने होंगे तो ही आप वहां पर जा सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रह सकते हो, ऐसे जगहों पर नहीं रह सकते जहां पर आपके रहने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि अगर आप सामान्य जाति के व्यक्ति हैं तो आप ट्राइबल एरियाज में जाकर घर वगैरह नहीं बाय कर सकते, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में उनके कल्चर और उनकी ट्राइब को प्रिजर्व करने के लिए सरकार ने बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। उसके बाद प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन उठा सकते हो, ऐसे प्रोफेशंस को छोड़कर जिन प्रोफेशन की वजह से आपके पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट ना होते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक बूचर हूं और मेरी जो है मीट की शॉप है, मैं मीट बेचता हूं कहीं पर भी।
मेरे पास लाइसेंस भी है, यानी कि मेरी एक लाइसेंस शॉप है, मेरे पास हर एक चीज है, लेकिन मैं अपनी शॉप लाइसेंस होने के बावजूद भी ऐसी जगहों पर नहीं खोल सकता हूं जहां पर मेरे काम से लोगों का पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होता हो। जैसे कि मैं बूचर हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं लीगल हूं, मैं लीगल व्यक्ति हूं, मैं हरिद्वार में मीट की शॉप नहीं खोलूं क्योंकि हरिद्वार क्या है, एक रिलीजियस प्लेस है। मैं ऋषिकेश में मीट की शॉप नहीं खोलूंगा, मैं उज्जैन में मीट की शॉप नहीं खोलूं। ऐसी जगहों पर अगर मेरे प्रोफेशन से पब्लिक सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हो तो ऐसे काम पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अदरवाइज यू हैव अ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आपको कोई भी प्रोफेशन या पेशा, ऑक्यूपेशन अपनाने की क्या है, आजादी है बच्चों। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर आपको जेल में डाल दिया गया है, आप पर कोई आरोप लगाया गया है, तो उस टाइम पर आपके क्या क्या राइट्स हैं। अगर आपको जेल में डाल दिया गया है तो उस समय पर आपके क्या क्या राइट्स हैं। पहला राइट क्या है? पहला राइट ये बोलता है कि जिस टाइम पर, जिस समय अपराध किया गया है, उस समय अपराध की जो सजा मुकर्रर है केवल वही मिलेगी, पहले की या बाद वाली नहीं मिलेगी। दूसरा बोलता है नो डबल ज्योपर्डी, किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता। उस तीसरा बोलता है सेल्फ प्रोक्लेमेशन, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके तहत ब्रेन मैपिंग हो गया, नारकोटिक टेस्ट हो गया, एंटी लाइट टेस्ट हो गया, लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो गया, ये सब के सब क्या है आपके भारत में गैर कानूनी माने जाते हैं। और इसके आधार पर आप कोर्ट में या न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते कि देखो भाई इस समय मैंने से सब क्वेश्चन पूछा था, इसने झूठ बोला, लाइट डिटेक्टर ने इसको पकड़ा है। सरकार बोलेगी कि भाई सबूत लेकर आओ। एक चीज ध्यान रखेंगे, जज की निगाह में जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा है वो निर्दोषी होता है। पुलिस को यह साबित करना होता है कि इसने जुल्म किया है, अदरवाइज जज का क्या हो सकता है, जो आपका डिसीजन है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो सकता है ना। उसके बाद बोलते हैं आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार इसको कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने प्राण को लेकर कहीं भी जाने के लिए क्या है, आपके स्वतंत्र हैं। इसके तहत कुछ नए राइट्स आपको जोड़े गए हैं, जैसे आपका राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, आपका शिक्षा का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी भी इसके तहत आपका अधिकार है। राइट टू बी फॉरगॉटन भी इसी राइट के अंतर्गत एक अधिकार है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट टू फॉरगॉटन किस तरह है। राइट टू फॉरगॉटन इस प्रकार का अधिकार है कि जैसे आज आप देखें कि आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट आप पे करते हैं, तो राइट टू आपके राइट टू फॉरगॉट आपको इस बात का आधार देता है कि आपकी जानकारी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ना हो। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आपके आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो देखो भाई, इसके तहत आपको 3 प्रकार के राइट्स मिलते हैं। ये उस समय है जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला, आपको कारण जानने का अधिकार होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, आपको अपनी पसंद का कोई भी वकील चुनने का अधिकार होगा। तीसरा, ये जरूरी है कि आपको 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपके राइट्स हैं। इसमें कुछ प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज भी आते हैं, जिसमें किसी इंसान को इस बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो क्या करे, अपराध कर सकता है। ऐसे टाइम पे जेल में बंद रखने को हम प्रिवेंशन डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम आपका देते हैं। और इसके तहत 3 मंथ की आपको डिटेन किया जा सकता है। 3 मंथ के लिए हो सकता है आपने गुनाह किया हो, ना किया हो, लेकिन फिर भी आपको डिटेन किया जा सकता है। सरकार ने समय समय पर क्या किया है, आपके इस प्रकार के लॉज को पास किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे लॉज के बारे में जो इस समय एक्टिव है। पहला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। आपने एनएसए बहुत बार सुना है। हाल ही में इसको सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया गया था। आप सुन रहे हैं कि लद्दाख में क्या चल रहे हैं, आपके क्राइसिस आपके चल रहे हैं। हाल ही में सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए आपका लगाया गया था। ठीक है, ये किस लिए है, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। आपने देखा था कि लद्दाख में जो लोग हैं वो स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, और स्टेट की डिमांड करते हुए उनके द्वारा किया जा रहा आंदोलन उग्र आपका हो गया था। आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार के द्वारा सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनके द्वारा इस आंदोलन को आपका चलाया गया। उसके बाद है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, यूएपीए, इसको अमेंड किया था 2019 में। इस एक्ट को भी आपका बनाया गया था टू प्रिवेंट अनलॉफुल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज थ्रेटनिंग इंडिया सॉवरेनिटी।
उसके बाद अगर आप देखें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 में आपको बनाया गया था इसको, और ये अभी भी क्या है आपका, ये एक्ट पूरी तरह एक्टिव है। ये एक्ट क्या है, अभी पूरी तरह एक्टिव है। उसके बाद देखें आप प्रिवेंशन ऑफ इलिक्ट ट्रैफिक एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1998 में बनाया गया था। ये आपके नारकोटिक का ट्रैफिकिंग को क्या करता है, आपका रोकता है, ठीक है। और 2025 में अभी भी क्या है, ये लागू है। एक और एक्ट है बच्चों अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को आपका कहते हैं। अक्टूबर 2025 की अगर हम करंट स्थिति की बात करें तो इस समय ये 5 स्टेट्स में आपका लागू है, ठीक है। 5 स्टेट में लागू है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और असम में इसको एक्सटेंड किया है 2026 तक। अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे जहां पर अफस्पा आपका एक्ट लगाया है। देखिए अफस्पा जो एक्ट है ये आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर आपका देता है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्मी को गोली चलाने तक का अधिकार ये एक्ट सरकार के द्वारा आर्म फोर्सेस को आपका दिया जाता है। इसका देखें अदर लॉज की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है, पीडीए 1950 में आपका लाया गया था और 69 में ये एक्सपायर हो गया था। इसको काफी बार ये कहता है आपका एक्सटेंड आपका किया गया था। उसके बाद मीसा एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में लाया गया था, और इसने ही जो इमरजेंसी आपकी लाई गई थी सरकार के द्वारा 1975 में, उसको सरकार को एम्पावर किया था इस एक्ट ने, ठीक है। इसको रिपील किया गया था 1978 में, और ये कहकर रिपील किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस एक्ट का मिसयूज किया गया बहुत ज्यादा। उसके बाद है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट टाटा 85 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 1995 में इसको हटा दिया गया था। टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए 1 साल तक आप किसी भी इंसान को टेंशन में डाल सकते थे। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ इलिक ट्रैफिक नारकोटिक, सॉरी ये अभी हमने किया, ये अभी एक्टिव है। उसके बाद है प्रिवेंशन टेररिस्ट एक्ट 2022, और जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ 2001 में, उसके बाद इसको लागू किया गया था और इसको 2004 में क्या कर दिया गया था, आपका रिपील कर दिया गया था, ये मानकर कि ये पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के जो राइट्स हैं ऑपोजिशन के उसको हिंडर करता है। उसका बाद राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 जो है किसकी बात करता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की आपकी बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन बीइंग्स, देखिए इसके तहत ये बताया गया है कि आप किसी भी मानव की तस्करी नहीं करेंगे। बच्चों की खरीद फरोख्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हर तरीके से क्या है, इलीगल है। इसके तहत आपका जो ऑर्गन्स का ट्रेड आता है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें बॉन्डेड लेबर को इंक्लूड किया गया है कि आप कभी भी बॉन्डेड लेबर नहीं करेंगे। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 के तहत, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 इस बारे में बात करता है कि जो भी आपका रिलीजन है आप उसको फ्रीली मान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेशन कर सकते हो। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हो, आपकी कमिटीज, सोसाइटीज वगैरह आपका क्रिएट कर सकते हो, मैनेजमेंट अथॉरिटीज आपका बना सकते हो। फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमोटिव ऑफ एनी रिलीजन और रिलीजियस अफेयर्स, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जो दिया गया पैसा वगैरह है उस पर आपका सरकार को टैक्स नहीं देना है, या कोई भी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट धार्मिक कार्यों से पैदा हुआ है, जैसे मंदिरों को दिया गया चंदा वगैरह, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। ऐसा सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर किसी को दिया गया ऐसा पैसा टैक्स फ्री आपका रहेगा। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि सेंटर के स्कूल है, स्टेट के स्कूल है, उसमें किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये उसकी इच्छा है। 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30 जो है ये माइनॉरिटीज के राइट्स भी आपके कहे जाते हैं। आर्टिकल 29 ये बात करता है कि जो भी माइनॉरिटीज की लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको बचाने के लिए सरकार क्या करेगी, काम करेगी। माइनॉरिटीज उसको बचाने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी जो है अपनी भाषा को बचाने के लिए, उसका विकास करने के लिए काम कर सकते हैं। आर्टिकल 30 ये बोलता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं कि अपनी भाषा, संस्कृति को बचाने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके सेटअप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो इस बारे में बात करता है कि माइनॉरिटीज को दिए गए राइट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद है 6th
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जैसे मैंने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की आपका कहा है। और इसमें वो बात करते हैं कि अगर इन केस अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं उस केस में। तो पहला रेमेडीज है आपका, पहली बात तो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी आपका जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आपका होता है। और कोर्ट जो है डिफरेंट मैटर्स में आपको डिफरेंट रिट्स जारी करता है। रिट एक ऐसा ऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति को किसी काम को रोकने के लिए लाया जाता है। पहला है आपका हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी। ये उस केस में सरकार के द्वारा या उस केस में कोर्ट के द्वारा आपका जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको गलत तरीके से डिटेन किया गया है, उसकी डिटेनिंग के सही ग्राउंड्स पुलिस के पास आपके नहीं है, तो वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट उस अथॉरिटी को जिसने उस इंसान को डिटेन किया उसको ऑर्डर करता है कि इस इंसान को इस टाइम पर इस डेट में मेरे पास उपस्थित कीजिए, टू प्रेजेंट द बॉडी, हेबियस कॉर्पस। उसके बाद आपका मैंडेमस, वी ऑर्डर। मैंडेमस को बच्चों हिंदी में कहते हैं परमादेश, यानी कि परम आदेश। मैंडेमस या वी ऑर्डर एक ऐसा रिट है जो न्यायालय उस समय जारी करता है जब कोई सोशल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, ऑफिसर अपना काम करने से मना कर दे। तो ऐसी कंडीशन में उस इंसान का क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा। या वो भेदभाव करे, आधों काम कर दे, आपका ना करे, आपके साथ कोई रंजिश निकाले, है ना, तो आप उसके खिलाफ कहां जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। फिर कोर्ट ऑर्डर देगा, मैंडेमस रिट जारी करेगा उस ऑफिसर को और बोलेगा वी ऑर्डर दैट यू शुड डू दिस वर्क, कि हम आदेश देते हैं कि आप ये काम करें। उसके बाद है प्रोहिबिशन टू स्टॉप। टू स्टॉप उस टाइम पे जारी करते हैं बच्चों जब कोई भी स्मॉल कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के बाहर के मामले लेने लग जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है। जब भी कोई भी दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट होगा तो वो जो आपका मसला है वो कहां जाएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टेट का हाई कोर्ट इस मसले को सुनने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करेगा प्रोहिबिशन रिट, कि ये जो केस है आपके क्षेत्र अधिकार का नहीं है, आपके जुरिसडिक्शन का नहीं है, आप इस केस को नहीं ले सकते। सेम टू सेम है सेटोरोरी। सेटोरोरी का मतलब होता है सेंड इट ओवर। जब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हाई कोर्ट में उसमें कोई फैसला नहीं आ रहा होता या कोई छोटे कोर्ट में उसका डिसीजन नहीं आ रहा होता, धीरे धीरे वो केस काफी हाइप आपका गेन कर लेता है, तो जो हायर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो अपने लोअर कोर्ट से कहते हैं कि ये केस आप मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं इसका निपटारा कर सकूं। अगला है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो काफी इंपॉर्टेंट आपकी रिट है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ऑफ व्हाट राइट, किस अधिकार से। क्यू वारंटो ऐसे अधिकारी को जारी की जाती है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करने लगता है। मान लीजिए कोई डिप्टी है और वो हेड या चेयरमैन का काम करने लग जाए और ऐसे केस में किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाए तो व्यक्ति कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट जो है उस इंसान को रिट जारी करता है, क्यू वारंटो की रिट, उस अधिकारी को क्यू वारंटो की रिट जारी करता है कि उसने किस अधिकार से ये काम आपका किया, उससे पूछा जाता है। ठीक है, सो अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आपका होता है तो ऐसे कंडीशन में भी आपके फंडामेंटल राइट्स का आपको फंडामेंटल राइट है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, और इसमें बताया गया है कि आप किस किस केस में कहां कहां आपका जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन, ऐसे फंडामेंटल राइट जो केवल किसके लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स आपके इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं और बाकी लोगों के लिए भी हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 21 और 30 जो है बच्चों वो केवल किस लिए है, आपके इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। बाकी राइट्स क्या हैं, आपके सभी के लिए है। सो ये थे बच्चों फंडामेंटल राइट। आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल राइट्स का बेसिक क्या है, क्यों इसको दिया गया है और इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।